आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं की चर्चा करने वाले। निबंध की शुरुआत है, जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास उनकी छोटी लड़की आई और उन्होंने प्रश्न पूछा। शुरुआत है, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक शुरुआत कर रहे हैं, निबंधकार शुरुआत कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, देखो बच्चे के जो सवाल होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं, लेकिन वो मासूम सवाल लोगों का जवाब देना बड़ा मुश्किल बन जाता है। और अगर जब पिता अल्पज्ञ हो यानी कम जानने वाला हो तो वो बड़ा दयनीय बन जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, क्योंकि बच्चों के सवाल तो समाप्त होते नहीं, वो चलते रहते हैं और फिर वो सवालों का जवाब न दे पाने की जो स्थिति होती है वो बड़ी दयनीय होती है। मेरी छोटी बेटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। कि जब फटाक से सवाल आया कि बाबूजी क्यों नाखून बढ़ते हैं, तो फिर उसका जवाब देते मुझसे नहीं बना, मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागी नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो अभी सवाल लेखक को मिला है और उस सवाल के हिसाब से लेखक सोच रहे हैं कि हर 3 दिन में नाखून बढ़ जाते हैं और न काटने पर माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं। ये नाखून इतने बेहया, इतने निर्लज्ज हैं कि इनको काटा जाता है फिर भी ये क्या हो जाते हैं, निकल कर सामने आ जाते हैं। तो ये बड़े बेहया है। तो ये बेहया क्यों है, ये सवाल लेखक के मन में आ रहा है। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक आगे कहते हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। कहते हैं ना कि हमारे जो पुरखे हैं वो जंगलों में बसा करते थे, तो मनुष्य भी पशु है, जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। जब वो जंगली था, वन मानुष था, तो उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, मतलब हथियार थे। नाखून उसके हथियार थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा और उसने धातु के हथियार बनाए। तो यहाँ लेखक इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि नाखून जो हैं वो मनुष्य के हथियार थे। पहले वो उसके संरक्षण का काम करते थे, उसके पेट भरने का काम करते थे। दांत भी थे, लेकिन नाखून के बाद दांतों की जगह आती है, उसका स्थान आता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य जैसे प्रगत होने लगा तो नाखूनों के अलावा वो अन्य चीज़ों का सहारा लेने लगा। पत्थरों से हथियार अस्त्र बनाने लगा, शस्त्र बनाने लगा, फिर लकड़ियों से बनाने लगा, यहाँ तक मनुष्य हड्डियों से भी शस्त्र बनाने लगा। फिर यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि ये दधीची नामक जो मुनि थे, उनके हड्डियों से बना हुआ वज्र जो है वो सबसे बेहतरीन शस्त्र माना जाता है।
मनुष्य और आगे बढ़ा और उसने फिर उसके बाद धातुओं का क्या बनाया, धातुओं से हथियार बनाना शुरू कर दिया। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थीं। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार। तो यहाँ पर संक्षिप्त में द्विवेदी जी इतिहास को रख रहे हैं कि और शस्त्र आने के कारण, लोहे के शस्त्र आने के कारण कि मनुष्य की विजयी पताका किस प्रकार से लहराती गई, किस प्रकार से मनुष्य विजयी होता गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी मनुष्य के राजाओं से सहायता लेनी पड़ती थी, वह इसलिए क्योंकि उनके पास लोहे के शस्त्र थे। तो इसी कारण राक्षस हारते गए और आर्य जीतते गए। आर्य विजयी हुए। लोहे के हथियारों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीली वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। फिर उसके बाद में वो शस्त्रास्त्र की बात करते हैं, जो आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं, बंदूक, कारतूस, बम, फिर हवाई जहाज के माध्यम से, वायु यानों के माध्यम से बम गिराना, और फिर हिरोशिमा, नागासाकी जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएं। ये विश्व में सब कुछ देखा। ये सारा कीचड़ मनुष्य ने फिर देखा है। सारे समस्त संसार ने इस कीचड़ को फैलते हुए देखा है। नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। मतलब नाखून को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना उसने छोड़ दिया है। यहाँ तक कि जो नाखूनों का सहारा लेता था, आजकल एटम बम का सहारा ले रहा है। फिर भी मनुष्य के जो नाखून हैं वो नाखून बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले नखदंतावलम की जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले जीव। तो प्रकृति बार बार ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारे अंदर भी शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, और तुम भी पशुओं की भांति एक ही सतह पर, मतलब एक ही मार्ग पर चलने वाले, चरने वाले, विचरने वाले जीव हो। तत्किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ। अभी ये शुरू के एक पैराग्राफ में यहाँ पर पूरा इतिहास संक्षिप्त में रखने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, और फिर वो आके अपनी बात रखते हैं, अपनी विचार को आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि जब पहले वाले जो लोग थे कुछ लाख वर्षों पहले, वो अपने बच्चों को नाखून काटने के ऊपर डांटते होंगे, जैसा कि आज माता पिता बच्चों को नाखून न काटने पर डांटते हैं। तो जब ये शस्त्र के रूप में काम करते थे, तब माता पिता बच्चों को नाखून काटने के ऊपर डांटते होंगे। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अब भी वह उसे काटे जा रहा। तो प्रकृति है कि जो मनुष्य के नाखूनों को नष्ट नहीं कर रही, उसे आज भी जलाए जा रही है, जगाए जा रही है। और मनुष्य है कि जैसे ही वो आगे बढ़ जाते हैं, काट देता है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं।
कह रहे हैं लेखक, क्योंकि पहले इसका इस्तेमाल शस्त्र के लिए होता था, लेकिन आज मनुष्य के पास कोटि कोटि गुना, ये नखों से कोटि कोटि गुना शक्तिशाली शस्त्र हैं। ये नख अंधे हैं, ये जानते नहीं कि मनुष्य को अब इसकी जरूरत नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। वो नहीं जानता कि कहते हैं ना कि जब इंसान गरीब होता है और फिर अमीर होता है तो अपनी गरीबी की सारी निशानात को मिटाता है। क्यों मिटाता है? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि मैं कभी कभी गरीब था। वो अमीरी को महत्वपूर्ण मानता है और उसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो शायद आजकल मनुष्य इसलिए अपने नखों को नहीं जानता क्योंकि वो अपने बर्बर युग के अवशेष को याद रखना नहीं चाहता, वो उस रूप में उसे याद नहीं रखना चाहता, इसलिए वो नाखून नहीं चाहता। लेकिन यह कैसे कहूं कि नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो बर्बरता है, जो पशुता है, वो नाखून काटने के बाद में भी कहाँ कम हो रही है? अगर ऐसे होता कि नाखून काटने से मनुष्य की पशुता मिट जाती है, कट जाती है, तो आज समस्त संसार में जो बर्बरता फैली हुई है वो फैली हुई नजर नहीं आती, वो बढ़ती हुई नजर नहीं आती, बल्कि वो घटती हुई नजर आती है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। तो मुझे कभी कभी मैं जो सोचता हूं, मनुष्य के ये जो नाखून है ये उसके अंदर की पाशवी वृत्ति है, और मैं हैरान होता हूं कि ये पाशवी वृत्ति कटती नहीं है, मरती नहीं है, ये मरना जानती नहीं है। क्योंकि अगर जब मनुष्य के अंदर की ये पाशवी वृत्ति, ये बर्बरता अगर खत्म हो जाती तो हिरोशिमा जैसा हत्याकांड हमें नजर नहीं आता। और ये तो बस एक मामूली, ये एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे नवीनतम उदाहरण हर रोज हमें देखने मिलते हैं। हर रोज मनुष्य की पाशवी वृत्ति के प्रमाण हमें देखने मिलते हैं। आज अगर जब हम न्यूज़ को देखें, न्यूज़पेपर को खोलें, तो मनुष्य के कितनी पाशवी वृत्ति के उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। 2 साल की बच्ची हो या 60 साल की औरत, मनुष्य की पाशवी वृत्ति किसी को नहीं छोड़ती। फिर बम विस्फोट हो, फिर हत्याकांड हो, चाहे जो हो, ये मनुष्य की पाशवी वृत्ति है। और मैं कहता हूँ जब मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ, क्योंकि ये बढ़ना इसने नहीं छोड़ा। मतलब मनुष्य के अंदर की जो पाशवी वृत्ति है वो आज भी कहीं न कहीं जिंदा है, ये मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। वो आगे फिर नाखूनों के बारे में बता रहे हैं। तो ये पाशवी वृत्ति तो है ही, लेकिन कुछ हजार सालों पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के रूप में भी उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। आजकल भी हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। आजकल भी बड़े बड़े नाखून बनाकर डिजाइन बनाने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द मिल जाते हैं। ये भी एक पक्ष है मनुष्यों का। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। मतलब ये आज की बात नहीं है, 2000 वर्ष पहले कामसूत्र से ये पता चल जाता है, उस किताब से पता चल जाता है कि भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्तक, मोम और अलकक्त आलता से यत्नपूर्वक गढ़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग
उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों। तो ये 2000 साल पहले की बात उस किताब का उदाहरण लेकर, वो सहारा लेकर यहाँ पर द्विवेदी जी बता रहे हैं कि पहले भी लोग थे, जो विलास लोग थे, जो अमीर लोग थे, ये तरह तरह के अपने नखों के साथ प्रयोग करते थे, तरह तरह के उसको शेप, उसको आकार देते थे। तो कुछ लोग थे जो क्या थे कि एक जगह पर लोग, जो गौड़ देश के लोग थे, वो बड़े बड़े नखों को रखते थे, तो दाक्षिणात्य लोग क्या करते थे, छोटे छोटे नखों को रखते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। और अगर हम आज के दौर की बात करें, आज भी विलासिता लोग, आज भी फैशनेबल लोग नखों के साथ इस प्रकार की करामात करते हुए नजर आते हैं। सभ्य लोग, जो साधारण लोग हैं, वो नख काटने की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो उस समय भी दो प्रकार के लोग थे। गौड़ देश के लोग जो थे वो नाखूनों को बढ़ाते थे, और दाक्षिणात्य लोग जो हैं वो नाखूनों को कम रखते थे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग हर देश में, हर काल में नजर आते हैं। और आज की बात करें तो आज भी इस प्रकार के लोग हमें नजर आएंगे। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। तो यहाँ पर साइंटिफिक रीजन भी बता रहे हैं कि शरीर में अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वृत्तियां अनायास ही शरीर के अनजान में भी क्या करती हैं, अपने आप काम करती हैं। फिर ये उदाहरण दे रहे हैं नाखून का, बालों का, दांतों का, पलकों के नीचे गिरने का। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान ही स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वो पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। निबंध की खासियत ही यही रहती है, मतलब बहुत बड़ी बात को वो सहजता से कही जाती है, एक आध वाक्य में कही जाती है। या साहित्य की बात करें तो साहित्य में बड़ी बड़ी बात बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे रूप में व्यक्त कर जाती है, जो बड़ा प्रभाव डाल जाती है। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहा है कि मनुष्यता की विरोधिनी है शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति। मतलब ये जो नाखून बढ़ते हैं ये हमारे पशुत्व की निशानी है, और हमारे अंदर के पशुत्व को हम मार चुके हैं, ये बताने का काम नाखून का काटना है। उसकी काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो जो नाखून काटते हैं वो उसके अंदर की मनुष्यता की निशानी को दिखा रहे हैं। और नाखून का बढ़ना मतलब मनुष्य पहले पशु था, उसमें पाशवी वृत्ति है, उसमें बर्बरता है, वो दिखाने का, वो दर्शाने का काम नाखून बढ़ने के इस कार्य से नजर आता है। और मनुष्य फिर इसे काट लेता है और बताता है कि ना, मैं अपने अंदर की पशुता को पीछे छोड़ आया हूं और मनुष्यता का मैं हिमायती हूं। मनुष्यता की निशानी दिखाने का काम उसका काटना है।
यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, भले ही उसने मनुष्यता को अपनाया है, लेकिन उसके अंदर की पशुता उसके अंदर है। जैसे कि नाखून वो बढ़ रहे हैं, मतलब मनुष्य के अंदर की पशुता उसके अंदर मौजूद है, पर पशुत्व को वो छोड़ चुका है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। तो अगर जरा समझ लो, ये नख जो है वो शस्त्र है, अस्त्र है। तो मनुष्य जो शस्त्र बना रहा है, शस्त्र बनाने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है हर देशों की, एटम बम बनाने की प्रवृत्ति, परमाणु बनाने की और अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की प्रवृत्ति जो है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य में पनपती हुई पशुता ही है, उसकी वो बर्बरता ही है। यह बताने का काम यहाँ पर लेखक इस उदाहरण के माध्यम से करते हैं और बताते हैं, अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है, मतलब वो उसका विरोधी पक्ष है। मनुष्य का विरोधी पक्ष शस्त्र को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। और अगर आप अपने आप को मनुष्यता का हिमायती मानते हैं, तो हमेशा हमें शस्त्र के पक्ष में न होकर शस्त्रों के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। शेष भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं।